अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हमने एडमिशन नोटिस डिस्कस करना है जो एनईडी की तरफ से अप्रैल 1 2022 को रिलीज़ किया गया था। तो हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें आपको क्या बताया जा रहा होता है। तो सबसे पहले तो प्रोमिनेंट हेडिंग नज़र आएगी, वो एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की नज़र आएगी। लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री एडमिशन 2022, यानी कि वो बच्चे जो 2022 में एडमिशन लेने वाले हैं उनको ये बताया जा रहा है कि उनको क्या एनईडी यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। तो एनईडी बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। एक तो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी जिसको हम बीई कहते हैं, दूसरा है बैचलर ऑफ साइंस जिसको हम बीएस कहते हैं, और जो तीसरा है वो आपके पास है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगर हम इन तीनों को डिस्कस करें तो देखें, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है यानी कि बीई, ये वो कैटेगरी है कि जिसमें आपको जो फील्ड्स मिल रही हैं वो सारी पीईसी से रजिस्टर्ड है। पीईसी क्या है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। और ये वो जगह है जहाँ से एक इंजीनियर रजिस्टर होता है और वो अगर कभी कहीं बाहर जाता है, अप्लाई करता है, तो जहाँ पे भी वो अप्लाई करता है वहाँ से कंफर्म किया जाता है कि ये जो है ये इंजीनियर है या नहीं है, तो वो पीईसी में रजिस्टर्ड होता है और उसके बहुत से एडवांटेजेस भी होते हैं। अब आ जाते हैं बीएस पे। जो बैचलर ऑफ साइंस है उसके स्टूडेंट्स जो होंगे जो वो फील्ड परस्यू उसमें से करते हैं वो पीईसी से रजिस्टर्ड नहीं होते। और सेम गोज़ फॉर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होते पीईसी से। तो आपके लिए मैं एक नीचे लिंक भी लगा दूंगा जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ एनईडी नहीं और भी कोई यूनिवर्सिटी हो पूरे पाकिस्तान में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पीईसी से रजिस्टर्ड हैं और उनकी कौन कौन सी फील्ड रजिस्टर्ड हैं पीईसी में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब आप बीएस परस्यू करने जाएंगे तो इसका ख्याल रखिएगा कि आप ईसी से रजिस्टर्ड नहीं होते। कितने अरसे के प्रोग्राम होते हैं? देखिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंसेस उसके सारे तकरीबन, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, तकरीबन सारे ही जो आपके पास प्रोग्राम्स हैं उनमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस में सारे के सारे 4 साल के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, फिर अगर आप उसमें फ़र्दर मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो 2.5 साल के होते हैं। आगे फिर पीएचडी करना चाहते हैं वेरियस फील्ड्स में तो वो फिर आप पे डिपेंड करते हैं भी प्रोग्राम कितने अरसे का है। उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं जो फील्ड आप परस्यू करना चाह रहे हैं वो कितना टेन्योर का है, तो आप उसमें से इजीली जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो इसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, वो जो कोर्स है वो है आपका 5 साल का। ठीक है, अब आ जाते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑटोमोटिव, फिर बायोमेडिकल, फिर केमिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, मटीरियल्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशंस, टेक्सटाइल। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में ऑफ़र किए जा रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ साइंस बीएस में, जो आपको किए जा रहे हैं वो अप्लाइड फिज़िक्स है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंस है, डेवलपमेंट स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है। उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, मैनेजमेंट साइंसेज है, टेक्सटाइल साइंसेज है। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में आपको एक प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है जो है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। उन्होंने फिर साइड पे एक एडवर्टाइजमेंट भी दी हुई है कि बैचलर प्रोग्राम्स एट थर्ड इंस्टीट्यूट। आपको पता है एनईडी का एक इंस्टीट्यूट थर्ड में भी है, तो उसमें आपको मेरे ख्याल से 2 ऑफ़र किए जा रहे हैं प्रोग्राम्स, एक है कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक लाइन लिखी हुई है जो कि है 140 सेल्फ फाइनेंस बेस्ड सीट्स आर रिजर्व्ड इन सम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स ऑन ऑल पाकिस्तान बेसिस, फॉर डिटेल्स विजिट आवर वेबसाइट। मतलब टोटल 140 सेल्फ फाइनेंस सीट है। सेल्फ फाइनेंस मींस कि जो बच्चे ख़ुद पे करते हैं अपनी सीट रिज़र्व करने के लिए। एक तो होता है स्कॉलरशिप और एक होता है कि जब आप पे करते हैं अपनी सीट के लिए, अगर आपको वो फील्ड आपके उतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो आप फिर उसके लिए पे करते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे बात जो याद रखने वाली है, आपको टेस्ट, भले वो सेल्फ फाइनेंस की सीट हो, स्पॉन्सर की हो, कोई भी सीट हो, आपको टेस्ट पास करना लाजमी है। टेस्ट पास करने का मतलब आपको एटलीस्ट 50% आपको पास करने के लिए स्कोर करना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखिएगा बात। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको एनईडी में
एडमिशन लेने के लिए, तो उन पर ज़रा गौर फरमाते हैं। सबसे पहले पॉइंट जो उन्होंने लिखा हुआ है वो है, फॉर एडमिशन इन ऑल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स एट लीस्ट 60% मार्क्स इन HSC Part 2 are required, whereas for the BS programs a minimum of 55% marks in HSC Part 2 are required। अच्छा, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उनको लेना चाह रहे हैं तो आपकी HSC Part 2 में एटलीस्ट 60% परसेंटेज होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आप ये नहीं ले सकते, आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। भले आपने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करा है, लेकिन आपके इनमें HSC Part 2 में अगर आप इन फील्ड्स को परस्यू करना चाह रहे हैं और आपकी 60% नहीं है, 60% या 60% से अबव, तो आप ये परस्यू नहीं कर सकते। ठीक है, भले आपने टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स दिए लेकिन ये आप नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद और ना ही इसमें आप पैसे दे के सेल्फ़ फाइनेंस के लिए भी, तो इसमें कोई सीन ऐसा नहीं होता। ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है, भले आपको स्पॉन्सर लेनी है, सेल्फ़ फाइनेंस, ये वो चीज़ें हैं जिन पे आपको उतरना ही उतरना है। अगर ये नहीं है तो आप भले सेल्फ़ फाइनेंस पे जाएँ, स्पॉन्सर पे जाएँ, किसी भी तरीके से जाएँ, आपका एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमें बताया गया है BS प्रोग्राम्स। BS प्रोग्राम्स यानी बैचलर ऑफ साइंस के लिए एटलीस्ट आपके पास 55% की रिक्वायरमेंट है। अगर उससे कम होती है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, बेहतरीन। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आपको कह रहे हैं, दोज हैविंग HSC Part 2 इन प्री मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स ग्रुप्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन सर्टेन डिसिप्लिन। फॉर फर्दर डिटेल्स visit the website www.nedut.edu.pk/admission। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये जो वेबसाइट है ये भी आपके लिए बहुत अहम है। ठीक है, क्यों अहम है? क्योंकि जो NAD में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे NAD की हर एक डेट्स होती हैं, वो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे इनकी पता चलती रहती है। तो इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहा करें रोज़, और जो इन्फॉर्मेशन होती रहेंगी वो भी मैं आपको वक्त के साथ साथ मैं ख़ुद भी बताता रहूँगा। फिर हम अपने काम पे आते हैं। प्री मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट ग्रुप्स के हैं, वो भी कुछ सर्टेन डिसिप्लिन्स में अपना एडमिशन ले सकते हैं। आपको अगर और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो जो भी वेबसाइट मैंने आपको बताया और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर आप जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। मुझसे कुछ अर्से पहले एक स्टूडेंट ने ये सवाल भी किया था बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के हवाले से, तो उनको होपफुली इसमें थोड़ी बातें पता चल रही होंगी उनकी फील्ड के लिहाज से। देखें, जो एप्लीकेंट्स होते हैं जब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए नेचुरल एंड बेसिक साइंसेस में, क्योंकि एज दे विल बी स्टडीइंग बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और आर्किटेक्चर वाले जो होते हैं, लाजमी है कि उनका इंटरेस्ट हो हैंड स्केचिंग, ड्राइंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फ्री हैंड स्केचिंग, ड्राइंग, तो उसमें बड़ा उनका लाजमी है कि उनका इंटरेस्ट हो। स्केचिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आप आर्किटेक्चर परस्यू करने जा रहे हैं। होपफुली जिन्होंने मुझसे सवाल किया था उनको भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, अब आपके पास थर्ड पॉइंट है, वो ये है, कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन HSC Part 1 एग्जामिनेशंस इन द ईयर 2021, दोज हु हैड पास्ड HSC Part 2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस मीन वो होती हैं कि आपने अगर 12th नहीं की तो उसके बराबर कौन सी एग्जामिनेशंस दी हैं, तो ये वो होता है। ठीक है, अच्छा, इन 2021, अच्छा यहाँ पे इन 2021, 2020 और 2019 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दे मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स एज मेंशन्ड अबव आर एलिजिबल टू अप्लाई। अच्छा, अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कैंडिडेट्स जिन्होंने HSC Part 1 एग्जामिनेशन दी है 2021 में, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना HSC Part 2 कंप्लीट किया है 2021 या 2020 या 2019 में दी है, तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यानी कि 2021 वाले तो ऑब्वियसली है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 2021 में अपना HSC Part 1 का दिया और अभी इंशाल्लाह ताला 2022 में HSC Part 2 का देना चाह रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स भी, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि गैप ईयर ले लेते हैं। गैप ईयर मींस कि वो फिर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, उनको लेकिन एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि वो अब अपना उन्होंने गैप ईयर लिया होता है, तो उनको मार्क्स में कहीं पे, मेरे ख्याल से जो टेस्ट के होते हैं उनमें कहीं
कमी पेशी कर देते हैं। अगर उनके ज़्यादा मार्क्स आए होते हैं तो उनमें से कुछ डिडक्ट होते हैं मार्क्स, तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ होता है। मुझे इसके बारे में जैसी कंफर्मेशन होगी कुछ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने HSC पार्ट 2 या उसका कोई इक्वलेंट एग्जामिनेशन क्लियर किया था 2021 में, जैसे कि मैं 2020 या 2019 में, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी एक कंडीशन है कि जो ऊपर अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन पढ़ी है रिक्वायरमेंट्स परसेंटेज की, वो भी इन पे पूरे उतरना चाहिए। यानी कि जिन्होंने 2021 में करा, 2020 में या 2019 में या उससे पहले, तो उन लोगों को भी ये क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए अगर वो जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अगर नहीं हो रहा तो वो भी नहीं जा सकते, मतलब एटलीस्ट उनकी भी 60% BE के लिए और BS के लिए 55% मिनिमम। आपके पास जो फोर्थ पॉइंट पे हम आ जाते हैं, candidates appearing in A level or 12th grade examination will be allowed to appear in entry test. They will be offered provisional admission based upon the marks secured in O level and entry test. They need to submit IBCC equivalency certificate for admission. Inter board committee of chairman, वो जो students होते हैं जो A level करके आते हैं तो NED में वो भी एडमिशन ले सकते हैं, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि उनको प्रोविजनली एडमिशन दिया जाता है। प्रोविजनली एडमिशन मींस आर्जी तौर पर, ठीक है, टेम्परेरी। तो उसमें क्या होता है, लेकिन वो उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है जो कि IBCC की तरफ से होता है, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से सबमिट करवाते हैं, तो उनको प्रोविजनली एडमिशन मिल जाता है। तो ये A लेवल्स के लिए था पॉइंट। उसके बाद दोबारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो A लेवल्स के स्टूडेंट के लिए। फिर आपको बताया गया A लेवल और 12th ग्रेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ग्रेड शीट along with IBCC equivalent certificate, जो ऊपर आपको बोला गया, latest by mid December. They must obtain minimum marks as mentioned above. उनके लिए भी A लेवल स्टूडेंट है, उनके लिए भी वही कंडीशन है कि उनको भी जो रिक्वायरमेंट है वो ऊपर वाली फुलफ़िल करनी है। भले वो कोई भी स्टूडेंट हो, जो ऊपर जो उन्होंने मार्क्स की रिक्वायरमेंट आपको दी हुई है वो हर स्टूडेंट ने फुलफ़िल करनी है, ठीक है। अच्छा, तो उनके लिए उन्होंने इस पॉइंट में उन्होंने बताया हुआ डेट सबमिशन। देखिए, अब ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनके जो A लेवल्स के होते हैं उनका रिज़ल्ट नहीं आता, तो उनको प्रोविजनली एडमिशन मिल जाता है, यानी आर्जी तौर पे। फिर उन्होंने बताया हुआ कि जब उनका रिज़ल्ट आ जाए तो मिड दिसंबर तक उनको 2022 के अपना रिज़ल्ट सबमिट करवाना है। ऐसे बहुत होते हैं जिनका एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे साथ का एक एक्सपीरियंस था कि वो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अच्छा, इस साल जो एक अहम पॉइंट था उन स्टूडेंट्स के लिए, इस साल रेडिनर डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है उनको भी अलाउ कर दिया गया है कि वो, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो लोग भी पार्ट ले सकते हैं। उनके लिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, कैंडिडेट्स फ्रॉम SBTE क्या है, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जैसे डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने किया होता है उनको ये उनका बोर्ड है। जिन्होंने 2021 में किया है, 2020 2019 में, उनकी भी एटलीस्ट 60% होनी चाहिए और वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो इस पॉइंट में वो बताया गया। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिफरेंटली एबल मीन्स जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं। इस पॉइंट पे उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, differently able candidates who have passed HSC or equivalent examinations with subject of pre-engineering or pre-medical and computer science are also encouraged to apply against reserved seats. उसके बाद उन्होंने लिखा है for further detail please visit our website, link डिस्क्रिप्शन में आपको जिस वेबसाइट का गिवन है। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन इनके लिहाज से चाहिए हो तो आप जाके वहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, applications for admission, the prospectus and online admission पोर्टल इज़ अवेलेबल फ्रॉम 05 यानी कि 5 अप्रैल 2022 से अवेलेबल है। एडमिशन पोर्टल वो होता है कि जब तक आपका NAD में एडमिशन नहीं हो जाता टेस्ट तक, आपको एक पोर्टल यानी कि आपको एक अकाउंट दिया जाता है जिस पे आपको सारे डिटेल्स दी जाती हैं। आपका रिज़ल्ट भी सारा वहीं पे आएगा जब आप टेस्ट दे के आएंगे, तो उस पर अपने आप को रजिस्टर करवा लें। उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 अप्रैल है और जो लास्ट डेट है आपकी सबमिशन की, तो अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा देना है लास्ट डेट अलॉन्ग विद योर फ़ी, तो वो है 15 अगस्त 2022। तो इस डेट तक आपको अपना एडमिशन फॉर्म और उसकी जो फ़ी है वो आपको सबमिट करवा देनी है।
अच्छा, विदाउट लेट फ़ी, इसमें कोई लेट फ़ी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए। तो लेकिन आपने नहीं रहना कि एक्सटेंड हो या ना हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो आपने फॉर्म सबमिट करवा देना। अच्छा, उसके बाद लास्टली एक नोट लिखवाया हुआ है उन्होंने, द यूनिवर्सिटी शैल नॉट एंटरटेन एनी रेफरेंस मेड थ्रू आइदर वर्बल कम्युनिकेशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। एडमिशन के लिहाज से वो ऑनलाइन होता है। ये होता था कि आपको फॉर्म सबमिट करवाने होते थे जाके फिजिकली, लेकिन अब एडमिशन आपके ऑनलाइन चुके हैं। इस नोट में आपको ये बताया गया कि सिंपली आपने कोई एनएडी ऐसे केस को एंटरटेन नहीं करेगी कि अगर आप आके कहते हैं कि हमने कोई वर्बल कम्युनिकेशन की या कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की, तो एनएडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो होपफुली ये ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और फर्दर किसी को अपने फील्ड के लिहाज से डिटेल मालूम करनी है, यानी कि वो चाह रहे कि मैं पता लगाऊँ कि यार मैं क्या क्या कोर्स पढ़ूँगा अपने फील्ड में। स्पेक्टस होता है जिसमें सारी डिटेल आपके पास गिवन होती है, उसमें हर फील्ड के आपके कौन कौन से टीचर्स हो गए यहाँ तक भी बताया होगा, तो आप वहाँ से जाके इजीली पढ़ सकते हैं। तो होपफुली अगर कोई और आपके पास सवाल है ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने चाहा था कि मैं इस एडमिशन नोटिस को डिस्कस करूं, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था काफ़ी स्टूडेंट्स को वही नहीं पता होता, ठीक है। और BAS के लिए जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि वो PEC से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बता दिए। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। और मैं कोशिश करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के लिहाज से भी एक वीडियो बनाऊँ कि NAD में किस कैटेगरी को किस तरीके से, मतलब हर कैटेगरी की हर बोर्ड की कितनी सीट्स होती हैं, तो उसके लिहाज से भी एक वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Feeling so trapped in this dunya. I just wanna run from this dunya. Yeah, 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 yeah. I'm so lost in this dunya, but I'm about to